व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट वो सॉल्यूशन होता है जो हर कंसंट्रेशन पर राउट लॉ को फॉलो करता है। अगर राउट लॉ को फॉलो कर रहा है हर कंसंट्रेशन पर तो उसे हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। यहां आप लिखिएगा दे फॉलो 100% राउट लॉ, फॉलो राउट लॉ राउट लॉ at all concentrations, at all concentrations। दूसरा पॉइंट होता है राउट लॉ को फॉलो करने की वजह से डियर फ्रेंड ये हमेशा सेपरेट आउट किए जा सकते हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। यहां देख सकते हो दे कैन सेपरेट आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। एनी अट्रैक्टिव फोर्स की अगर हम बात करें जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, कोई मॉलिक्यूल दिया गया है तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो हमेशा बराबर होगा बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी मॉलिक्यूल। वहीं पर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की, आइडियल सॉल्यूशंस का एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग हमेशा क्या होता है जीरो। यहाँ आप लिख सकते हो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज जीरो। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होने का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होने का मतलब है दिस प्रोसेस इज नाइदर एनर्जी एब्जॉर्ब नॉर रिलीज। एनर्जी एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना तो रिलीज होगी। दूसरी चीज एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग के बाद डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये भी क्या होती है जीरो। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ये भी क्या होती है जीरो। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ये भी क्या होती है हमेशा जीरो होती है। वहीं पर हम बात करें अगर पार्शियल प्रेशर, मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये कोई सॉल्यूशन था ए, ये कोई सॉल्यूशन था बी। यहाँ पे देखिए मैंने इसका 50 ml लिया है, इसका लिया है 50 ml, इनको मिलाया आपस में। यहाँ पे देखिए फाइनल जो सॉल्यूशन था वो 100 ml का आया, यानी चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी की बात करूँ तो 100 माइनस 100, यहाँ पे चेंज इन मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम जीरो होता है। वहीं पर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या बी, तो पार्शियल प्रेशर ए या बी ये बराबर होता है हमेशा मोल फ्रैक्शंस ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ये कर लीजिए, ये लिख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शंस ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ। वहीं पर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल की, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस? तो यहां लिख सकते हो नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेक्सेन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के। आइडियल सॉल्यूशंस के बाद दूसरा आता है इसका पार्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दे नेवर फॉलो Raoult's law at all concentrations, हर कंसंट्रेशन पर ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। दूसरी चीज दे नेवर सेपरेट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू ये कभी भी सेपरेट आउट नहीं किया जा सकते, अलग नहीं किए जा सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन
इनटू ग्राफ। पहला होता है पॉजिटिव डेविएशंस, पॉजिटिव डेविएशंस, और दूसरा होता है डियर स्टूडेंट नेगेटिव डेविएशंस, नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशंस की अगर हम बात करें, पॉजिटिव डेविएशंस, तो पॉजिटिव डेविएशन जो होता है इनका एक्चुअल वेपर प्रेशर ये ज्यादा होता है उनके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से। यहां पे लिख सकते हो देयर एक्चुअल वेपर प्रेशर, एक्चुअल वेपर प्रेशर और मोर देन द कैलकुलेटेड राउल्ट लॉ प्रेशर, राउल्ट लॉ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। इनका जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, कैलकुलेटेड पार्शियल वेपर प्रेशर से। जैसे मैंने कहा पार्शियल प्रेशर एक्चुअल, तो ये हमेशा ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, जैसे मैंने ये का निकाला है, इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ बी। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा एक्चुअल का किससे, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। वहीं पर हम बात करें डियर स्टूडेंट नेगेटिव डेविएशन की, तो यहाँ लिख सकते हो देयर एक्चुअल वेपर प्रेशर, देयर एक्चुअल वेपर प्रेशर और लेस देन calculated Raoult's law वेपर प्रेशर। यहाँ पर नेगेटिव डेविएशंस में जस्ट उल्टा होता है और पॉजिटिव डेविएशंस में ज्यादा होता है। सबसे मोर इंपॉर्टेंट जो होता है इनका एग्जांपल इज एथाइल एल्कोहल प्लस वाटर। दूसरा एग्जांपल होता है डियर स्टूडेंट मेथाइल एल्कोहल प्लस वाटर। वहीं पर हम बात करें नेगेटिव डेविएशंस की, तो नेगेटिव डेविएशंस में एग्जांपल होता है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन। अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएशंस के कुछ और एग्जांपल की, तो यहां पर लिख सकते हो एसीटोन प्लस बेंजीन, ऐसे और भी लिख सकते हो CCl4 प्लस बेंजीन। ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारे और एग्जांपल लिख सकते हो। तो ये एग्जांपल था पॉजिटिव डेविएशंस का और ये एग्जांपल था नेगेटिव डेविएशंस का। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो होगा इनका ये वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर में खींचा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर होता है एक्चुअल वेपर प्रेशर ये ऊपर से जाता है, ये लाइन ऊपर से जाएगी, ये मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में खींचा गया ग्राफ है। यहाँ पर जब खींचोगे ग्राफ तो यहाँ पर जस्ट नीचे से जाएगी। नीचे से जाने का मतलब है ये दिखाना चाह रही है इनका जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होता है, एक्चुअल वेपर प्रेशर ये हमेशा कम होता है कैलकुलेटेड राउल्ट प्रेशर से, इसलिए यहाँ पर नीचे जाएगी। आगे मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, थर्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। थर्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है सुनिएगा उसके बारे में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है लिखिएगा द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid become 1 atmosphere, 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 1 atmosp
equal to become equal to atmospheric vapor pressure, atmospheric vapor pressure, atmospheric vapor pressure are called boiling point, called boiling point। इनको हम डियर स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर से लिक्विड की ये बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर की जब हम लोग बात करेंगे तो ये वेपर प्रेशर बराबर होता है 1 atm के, इसको बोल सकते हैं 750 mmHg, इसके बराबर पहुंच जाता है। अगर इसके बराबर पहुंच गया तो समझ जाइएगा बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अगर मैं बात करूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किससे शो करते हैं? तो डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट रिलेशन याद रखिएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केवी इनटू एम एनीमोलर टी। केवी क्या है? केवी जो है यहाँ पर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है और केवी की वैल्यू और वाटर मॉलिक्यूल के लिए होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यहाँ पर m क्या है? मोलरिटी है, इसको ओपन करके लिख सकते हो m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट जिसको दिखाते हैं स्मॉल w से अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल m इनटू कैपिटल W, ये होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। इसको यहाँ पर उठा के पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा टीबी को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट टी नॉट माइनस टी एस। टी नॉट क्या है? ये वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर लिक्विड, सॉरी ये टेम्परेचर है ऑफ प्योर लिक्विड और ये टेम्परेचर है सॉल्यूशन। यहाँ से माइनस करके यहाँ लिख सकते हो तो ये हो जाएगा के बी इंटू एम की जगह लिख सकते हो स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। आप हमेशा इस फार्मूले को याद रखिएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी इंटू एम। एम की ये वैल्यू हमेशा याद रख, हमेशा तुम्हें पता होगी। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है स्मॉल डब्ल्यू को हम लोग कहते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। एम को कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल डब्ल्यू को बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वहीं पर अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट केवी की वैल्यू की, केवी क्या होता है पहले? केवी इज इक्वल टू होता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, केवी की वैल्यू फॉर वाटर मॉलिक्यूल होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ केवी, ये वैल्यू होती है केवी की, केवी इज इक्वल टू होता है। वहीं पर अगर हम बात करें केवी और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो एक फार्मूला और याद रखिएगा, केवी इज इक्वल टू होता है RT स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। एलवी जो है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, आप हमेशा याद रखिएगा, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई एम रियली सॉरी, एलवी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सुनिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताऊं, आपको बताना चाहूंगा अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? यहाँ लिख सकते हो, पहले हेडिंग है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर यहाँ लिख सकते हो, द टेम्परेचर at which liquid state
liquid state become equilibrium in solid state, equilibrium in a solid state are called freezing point, are called freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट होने कहते हैं जहां पर रिएक्शन लिक्विड स्टेट ये हमेशा बराबर हो जाती है सॉलिड स्टेट के, तो उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सुनिए, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहा, मैं सिर्फ मेन पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। आइए इनके फार्मूले का मैं डायरेक्ट डिस्कशन करता हूँ। देखिएगा फार्मूला क्या होता है, यहाँ फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एन। केएफ क्या है, केएफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ पर केएफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, केएफ इज इक्वल टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। या बोल सकते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दूसरा नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केएफ की वैल्यू फॉर वाटर मॉलिक्यूल होती है केएफ इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वहीं पर हम बात करें एम, तो आप लोग जानते हो मोलरिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेल्टा टीएफ क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ लिख सकते हो टी नॉट माइनस टीएस। एक टेम्परेचर है इन प्योर स्टेट, एक टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, यहाँ पे रख के माइनस करके निकाल सकते हो। डेल्टा टीएफ क्या है, ये डिप्रेशन इन फ्यूजन पॉइंट है। वहीं पर हम बात करें अगर केएफ और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पर एक फार्मूले से शो कर सकते हो केएफ इज इक्वल टू 1000 RT square upon 1000 into LV. This is formula of KF. LV क्या है, latent heat of vaporization से, this is latent heat of vaporization, heat of vaporization. This is a latent heat of vaporization. ये क्वेश्चन से दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है what minimum amount of ethylene glycol। एथिलीन ग्लाइकॉल डिएस्टर एक होता है डी-आइसिंग एजेंट, ये क्या करता है, टेम्परेचर को कम कर देता है। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2। ये इसको कंबाइन करके लिख सकते हो C2H6O2। इस तरीके से हमेशा याद रखिएगा, ये होता है 62। आप निकालोगे कार्बन को 12 मान के, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 6। वहीं पर हम बात करें, ये दिया गया वेट must be added 4 किलोग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट यानी कैपिटल W, ये आपको दिया गया है 4 किलोग्राम। अगर मैं इसको ग्राम के अंदर चेंज करूं तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम। सो दैट परसेंट फ्रॉम फ्रीजिंग एट 6 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर आपको दिया गया है, यानी जो टेम्परेचर आपको दिया गया है -6 डिग्री सेल्सियस। और स्मॉल w आपसे पूछा गया है। हम फार्मूला जानते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है टीएफ इनटू मोलरिटी को ओपन करके लिख दीजिए, स्मॉल w स्मॉल m इनटू कैपिटल W इनटू 1000। ये फार्मूला होता है। आइए मैं इस फार्मूले को अप्लाई करूं, डेल्टा टीएफ चेंज इन टेम्परेचर देखिएगा -6 दिया है, हम लोग जानते हैं फ्रीज जो होना शुरू होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, यानी ये हो जाएगा प्योर टेम्परेचर ये 60 डिग्री होगा, और सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर आपको दिया गया -6 इज इक्वल टू केएफ की वैल्यू हमें पता होती है 1.86 होती है, ये वाटर के लिए होती है, यहाँ लिख सकते हो 1.86। स्मॉल w का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये निकालना है आपको। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये आपको दिया गया है 52, यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, इनटू कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट ये दिया गया है 4000 ग्राम,
या हम लिख सकते हो 4000 इंटू, यहाँ पर दिया गया 1000, यहाँ पर होता है 1000। टी नॉट ये होता है 0 जिस पर जमना शुरू होता है माइनस, और टीएस सॉल्यूशन का टेम्परेचर है -6, यहाँ पे कर दीजिए -6। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 1.86 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ये निकालना है 62 इंटू 4000, और ये हो जाएगा 1000। 30 से 30 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 62 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 1.86 इंटू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू जब निकालोगे तो ये आएगा 800 ग्राम। दिस इज योर आंसर। आइए मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करता हूँ। कहना इक्वल सॉल्यूशंस ऑफ यूरिया, ये बॉयल हो रहा है कितने पर, 100.18 डिग्री सेल्सियस। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता है केवी इंटू एन, ये फार्मूला होता है। यदि क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट मुझे चाहिए और आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है, इसका मतलब है सेकंड फार्मूला केएफ डेल्टा टीएफ का भी लगेगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। अगर इनके बीच में रिलेशन निकाल दें तो ये आंसर आ जाएगा। मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल आउट हो गई, डेल्टा टीवी आपको ये यहाँ पे दिया गया है 100.18 डिग्री सेल्सियस। हम लोग जानते हैं जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन का। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू ये होता है टी नॉट माइनस टी एस। यहाँ देख सकते हो डेल्टा टी एफ ये निकालना है आपको, ये हो जाएगा के बी अपॉन टी एफ, दार कर दीजिए 100.18 है माइनस 100 अपॉन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू केवी की वैल्यू मैंने बताई थी, अभी केवी की वैल्यू होती है 0.52 और टीएफ की वैल्यू होती है 1.86। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू 0.18 अपॉन 0.52, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपने, ये क्वेश्चन था डीएलएड नीट का, ये क्वेश्चन से जेडब्ल्यू के अंदर भी पूछा गया। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ वांट हाउ फैक्टर। हमेशा याद रखिएगा ये होता है 62, आप निकालोगे कार्बन को 12 मान के, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 6। वहीं पर हम बात करें, ये दिया गया वेट मस्ट बी एडेड 4 किलोग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट यानी कैपिटल डब्ल्यू, ये आपको दिया गया है 4 किलोग्राम। अगर मैं इसको ग्राम के अंदर चेंज करूं तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम। कैन सो दैट परसेंट फ्रॉम फ्रीजिंग एट 6 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर आपको दिया गया है, यानी जो टेम्परेचर आपको दिया गया है -6 डिग्री सेल्सियस, और स्मॉल डब्ल्यू आपसे पूछा गया है। हम फार्मूला जानते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है टीएफ इनटू मोलरिटी को ओपन करके लिख दीजिए, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू इनटू 1000, ये फार्मूला होता है। आइए मैं इस फार्मूले को अप्लाई करूं, डेल्टा टीएफ चेंज इन टेम्परेचर देखिएगा -6 दिया है। हम लोग जानते हैं फ्रीज जो होना शुरू होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, यानी ये हो जाएगा प्योर टेम्परेचर, ये 60 हो, और सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर आपको दिया गया -6 इज इक्वल टू केएम की वैल्यू हमें पता होती है 1.86 होती है, ये वाटर के लिए होती है, यहाँ लिख सकते हो 1.86। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये निकालना है आपको। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये आपको दिया गया है 52, यहाँ पर प्लेस कर दीजिए इनटू कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये दिया गया है 4000 ग्राम, यहाँ लिख सकते हो 4000 इनटू यहाँ पर दिया गया 1000, यहाँ पर होता है 1000। टी नॉट ये होता है 0 जिस पर जमना शुरू होता है माइनस, और टीएस सॉल्यूशन का टेम्परेचर है -6, यहाँ पे कर दीजिए -6, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 1.86 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ये निकालना है 62 इंटू 4000, और ये हो जाएगा 1000। 30 से 30 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 62 इंटू
62 into 4 into 6 is equal to 1.86 into W। तो W की वैल्यू जब निकालोगे तो ये आएगा 800 ग्राम। दिस इज योर आंसर। इतना आप अमाउंट ऐड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट का कम। आइए मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है aqueous solutions aqueous solutions aqueous solutions of urea boil at 100.18 degree Celsius at 1 atmospheric pressure calculate freezing point of solution। कह रहा calculate freezing point of solution। ये दिया गया है आपको, कह रहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस, ये कैलकुलेट करना है। आइए मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करता हूँ। कह रहा इक्वल सॉल्यूशंस ऑफ यूरिया, ये बॉयल हो रहा है कितने पर, 100.18 डिग्री सेल्सियस। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता है केवी इनटू एन, ये फार्मूला होता है। यदि क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट मुझे चाहिए और आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है, इसका मतलब है सेकंड फार्मूला केएफ डेल्टा टीएफ का भी लगेगा। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। अगर इनके बीच में रिलेशन निकाल दें तो ये आंसर आ जाएगा। मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल आउट हो गई। डेल्टा टीवी आपको ये यहाँ पे दिया गया है 100.18 डिग्री सेल्सियस। हम लोग जानते हैं जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन का। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू ये होता है टी नॉट माइनस टी। यहां लिख सकते हो डेल्टा टीएफ, ये निकालना है आपको, ये हो जाएगा केबी अपॉन टीएफ। दार कर दीजिए 100.18 है माइनस 100 अपॉन डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केबी की वैल्यू मैंने बताई थी, अभी केबी की वैल्यू होती है 0.52 और टीएफ की वैल्यू होती है 1.86। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू 0.18 अपॉन 0.52। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपने, ये क्वेश्चन था नीट का, ये क्वेश्चन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल बट इलेक्ट्रोलाइट, अगर ऐसी कंडीशंस आ रही है तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक फैक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर जिसको हम लोग शो करते हैं आई से, वांट हाफ फैक्टर जिसको हम लोग शो करते हैं आई से, दिस इज आई। वांट हाफ फैक्टर आई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, number of particles after dissociations oblique association upon number of particles before dissociation or association, number of particles before dissociation और एसोसिएशंस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट जुड़ना, और डिसोसिएशंस का मतलब होता है टूटना। तो वांट ऑफ फैक्टर ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स
after dissociation or association upon number of particles before dissociation or association। एक फार्मूला और होता है want of factor is equal to होता है colligative property actual। एक्चुअल colligative प्रॉपर्टी जो होती है अपॉन colligative प्रॉपर्टी ऑफ colligative प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। ये देखिए एक फार्मूला ये आ गया है want half factor is equal to colligative property of actual upon colligative property of calculated। यहाँ से मैं अगर colligative property actual निकालूं तो ये फार्मूला हो जाएगा colligative property actual is equal to हो जाएगा I into colligative property calculated। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी थी ऑस्मोटिक प्रेशर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर्स का मैंने फार्मूला बताया था CST होता है। अगर मैं बात करूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल, तो ये फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला होता था शुरुआत में CST। तो यहाँ पर सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए I से। जैसे ही आप I से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल आ जाएगी। एक फार्मूला और पढ़ा था डेल्टा P अपॉन P नॉट। इसको हमने बोला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर एक्चुअल की हम बात करें तो ये होता है इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन के। तो मोल फ्रैक्शंस के बराबर होता था, सिंपली यहाँ पर I से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल आ गई है। ये होता था मोल फ्रैक्शन के बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। अगर वहीं पर हम बात करें एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और होती है डेल्टा TB एक्चुअल। तो ये हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू होता था KB इंटू M। यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए I से। ये देखिए दिस इज एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वहीं पर हम बात करें डेल्टा TF की, डेल्टा TF इज एक्चुअल, ये हो जाएगा KF इंटू M। सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए I से। ये देखिए डेल्टा TF एक्चुअल आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा वांट ऑफ फैक्टर के बारे में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। एक फार्मूला ये हमेशा याद रखिएगा, I इज इक्वल टू होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्चुअल अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कैलकुलेटेड। यहाँ से मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्चुअल निकाला इज इक्वल टू I इंटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। ऑस्मोटिक प्रेशर्स का मैंने फार्मूला बताया था C इंटू ST। सिंपली आपने I से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल आ गया यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सब में सिर्फ मल्टीप्लाई करना था I से। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा। अगर मैं बात करूँ I की, तो I की 3 वैल्यू डियर स्टूडेंट पॉसिबल होती है इलेक्ट्रोलाइट की। अगर I ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है वहां पर डिसोसिएशन हो रहा है। I की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है तो वहां पर होगा डिसोसिएशन। 3 कंडीशन बनेगी, I की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 अगर आ रही है तो समझ जाइए वहां पर क्या होगा, डिसोसिएशन। वहीं पर सेकंड चीज I की वैल्यू जो होती है डियर स्टूडेंट लेस देन 1 अगर है तो यहाँ पर एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन टेक्स प्लेस। वहीं पर अगर हम बात करें I की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर ना तो डिसोसिएशन होगा ना तो एसोसिएशन होगा, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, नॉर एसोसिएशन। सुनना, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कुछ होते हैं जो टूटते ही नहीं अपने आयन के अंदर। अगर आयन के अंदर टूट नहीं रहे हैं तो वो कहलाएंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वहां पर दो कंडीशंस बनती है, देखिएगा। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर 100% डिसोसिएशन हो, पहली कंडीशन है 100% डिसोसिएशन। और दूसरी कंडीशन डिसोसिएशन के अंदर है अल्फा परसेंट डिसोसिएशन, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो जिसकी डिसोसिएशन हो रही है अल्फा परसेंट। ये दो कंडीशंस बनती हैं, वन इज अल्फा 100% एंड सेकेंड इज अल्फा परसेंट डिसोसिएशन। कभी भी 100% डिसोसिएशन हो तो यहाँ पे फार्मूला लगाइएगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू आई, ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू आई। आई जो है एन के बराबर हो जाएगा सिंपली, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये देखिएगा K3FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये एक कंपाउंड दिया गया है। ये कंपाउंड में पूछा गया है कि अगर ये 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी। आई की वैल्यू सिंपली एन के बराबर होगी। ये देखिए नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे 3 मिलेंगे और ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा 3 + 1 4, आई की वैल्यू हो जाएगी 4। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये टूटेगा 2 आयन के अंदर, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। वहीं पर अगर हम बात करें अल्फा परसेंट डिसोसिएशन हो तो याद रखिएगा फार्मूला यहाँ पर होता है अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1। अल्फा है परसेंट डिसोसिएशन, आई जो है ये हो जाएगा 1/2 फैक्टर, एन का मतलब है नंबर ऑफ आयंस। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है इफ क्वेश्चन देखिएगा इफ HgCl2 dissociate 80%, then calculate I। यहां पर I की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। फार्मूला लगाइए, अल्फा इज इक्वल टू है I-1/n-1। अल्फा दिया गया है 80%, तो यहाँ पे लिख सकते हो 80/100। आई की बात करोगे तो आई की वैल्यू आपको निकालनी है I-1, एन की बात करोगे 2 + 1 3, 3 - 1 2, 2 से मल्टीप्लाई करिए 0.8 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू I-1, तो यहाँ पर हो जाएगा I इज इक्वल टू 2.6। ये देखिए 1/2 फैक्टर की वैल्यू आ गई है 2.6। सेकंड कंडीशन से एसोसिएशन की, ये थी कंडीशन डिसोसिएशन की। एसोसिएशंस के अंदर भी दो कंडीशन बनती है, या तो 100% एसोसिएशंस होगा या तो अल्फा परसेंट एसोसिएशंस होगा। यहाँ पे देखिएगा इफ 100% एसोसिएशन टेक्स प्लेस, इफ 100% एसोसिएशन टेक्स प्लेस, अगर 100% एसोसिएशन हो रहा है और दूसरी कंडीशन ये है इफ अल्फा परसेंट एसोसिएशन, तो अगर 100% एसोसिएशन निकालना है, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल में देखिए फॉर एग्जांपल एन मॉलिक्यूल ए के ये जोड़ रहे हैं और यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर पूछा है 1/2 फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/2 फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू कितने हैं 1 और टोटल जुड़े कितने हैं n, I इज इक्वल टू 1/n। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये एसिटिलीन है C2H6, इसका मैंने कर दिया है ट्राइमराइजेशन। जब हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब के ऊपर C2H2 एसिटिलीन, इसको मैंने क्या किया ट्राइमराइज करा दिया रेड हॉट कॉपर ट्यूब के ऊपर और ये चेंज हो गया है बेंजीन के अंदर C6H6। यहाँ पर पूछा 1/2 फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो ये देखिए एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन होने के बाद एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n, n की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 1/3।
ऐसे ऐसे एसिटिक एसिड के केस में डाइमराइज होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो जहां पर जितना मोल ये बन रहा है, जितने मोल एसोसिएट होंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये बन जाएगा एसोसिएशन का केस। ये एसोसिएशन का केस कितना है? इफ 100% एसोसिएशन, इफ 100% एसोसिएशन, अगर पूरी तरीके से ये जुड़ रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या बनती है? अल्फा परसेंट डिसोसिएशन हो। यहाँ पे देखिएगा, इफ अल्फा परसेंट एसोसिएशन, अगर सिर्फ अल्फा परसेंट एसोसिएशन हो रहा है तो वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आई अपान 1 माइनस 1 अपान एन। ये फार्मूला आप हमेशा लगाइएगा अगर अल्फा परसेंट एसोसिएशन हो रहा है। आइए मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ इनके बिहाफ पर कि कैसे क्वेश्चन ये किए जाएंगे। सुनिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद ये कंटिन्यूअस क्वेश्चन चलेंगे। कंटिन्यूअस क्वेश्चंस नीट जेडबल के सारे क्वेश्चंस मैं करूंगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ डेसीमोलर सॉल्यूशन, क्वेश्चन इज गिवन इफ डेसीमोलर solution is given of K4 FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 is 50% dissociate, 50% dissociated at 27 degrees Celsius, calculate osmotic pressure, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर्स। ये क्वेश्चंस आपसे कह रहा है। यहाँ पर देखिए डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है एक्चुअल जो बराबर होगी I इंटू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई एक्चुअल ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे I इंटू पाई कैलकुलेटेड, तो पाई कैलकुलेटेड यानी ऑस्मोटिक प्रेशर C इंटू ST। यही हमें करना है और हमारा आंसर मिल जाएगा। कंसंट्रेशंस आपको दी गई है, डेसीमोलर यानी 1/10 ये दिया गया है, S की वैल्यू होती है 0.0821 और टेम्परेचर आपको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हम चेंज कर सकते हैं केल्विन के अंदर, ये हो जाएगा 300। सिर्फ आपको I की वैल्यू चाहिए, अगर I की वैल्यू आपको मिल जाए तो आपका आंसर मिल जाएगा। I की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है, 50% इज डिसोसिएट, 50% टूट जा रहा है। अल्फा का मतलब है 50% टूट जा रहा है, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है तो फार्मूला लग जाएगा अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 पान 1 माइनस एन। ये फार्मूला लगा दोगे। अल्फा जो है 50% टूट रहा है तो ये हो जाएगा 50/100 इज इक्वल टू I माइनस 1 अपान 1 माइनस एन। एन की बात करोगे तो ये हो जाएगा 5, सॉरी n माइनस 1, 5 माइनस 1 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50/100, तो ये हो जाएगा 1/2/1, सॉरी 1/2, 1/2 इज इक्वल टू I माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू हाँ, इसको लिख सकते हो 4, 1/2, 2 से कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू I माइनस 1, I इज इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ से आपने I की वैल्यू निकाल ली है। सॉरी मुझे थोड़ा टाइम लग गया कैलकुलेशन में क्योंकि मेरे माइंड से ये स्किप कर गया था। I की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दीजिए 3। ये देखिए पाई एक्चुअल आ गया, 3 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24। 1 अंक के बाद ये पॉइंट लगा है यहाँ पे लगा दीजिए 2.46, 2.46 ये है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए और ये आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखिए पहला आंसर आपने किया पाई एक्चुअल जहां पर निकाला। आइए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसके।
सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन से 0.04 मोलर 0.04 मोलर सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट solution is isotonic, solution is isotonic, आइसोटोनिक का मतलब है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर डियर स्टूडेंट सेम होगा टू 0.1 मोलर 0.1 मोलर ऑफ ग्लूकोज solutions calculate डिग्री ऑफ सोडियम सल्फेट, डिग्री का मतलब है अल्फा पूछ रहा है, ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 इसकी वैल्यू पूछिए। आइए यहां पर क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट दिया गया है और आपको ग्लूकोज दिया गया है। हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट ग्लूकोज जो होता है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके लिए हम कभी भी बात नहीं करते वांट ऑफ फैक्टर की, लेकिन यहाँ पर सोडियम सल्फेट ये डिसोसिएट होगा तो इसके लिए आप हमेशा बात करोगे आई की यानी वांट ऑफ फैक्टर की। दोनों के आइसोटोनिक है, दोनों के क्या होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, यानी पाई 1 इज इक्वल टू होगा पाई 2। और हम लोग जानते हैं पाई इज इक्वल टू होता है CH2। यहाँ पर ये वैल्यू ये इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर आई हो जाएगा I इंटू C1H2, ये फॉर्मूला लगा दोगे। ये दूसरा वाला है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर I की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर सिंपली आ जाएगा C2 इंटू H2, सेकेंड वाले की कंसंट्रेशन इंटू H2, H2 से H2 कैंसिल आउट हो जाएगा। I की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, C1 की वैल्यू दी गई है 0.04 और C2 की वैल्यू दी गई है 0.1। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा 10/4। ये देखिए I की वैल्यू आ गई 2.5। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिग्री ऑफ सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पे लगाइएगा अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1। डिग्री ऑफ सोडियम सल्फेट पूछा था तो ये डिसोसिएट होगा। अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है परसेंट में, I की वैल्यू 2.5 है, रख दीजिए 2.5 -1। n की वैल्यू कितनी दी गई है, तो n की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा सोडियम सल्फेट 3 है, 3 आयन के अंदर 2 सोडियम 1 सल्फेट में टूटेगा 3 -1, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5/2 0.75। परसेंट में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 75%, 75%। दिस इज अल्फा वैल्यू। तो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कभी भी एग्जाम में आए तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। आगे बढ़ जाइए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 टू द पावर -3 मोलर। क्वेश्चन इज गिवन 10 टू द पावर -3 मोलर, 10 टू द पावर -3 मोलर प्लेटिनम PtNH3 का होल फॉर Cl4 ये कोई कंपाउंड दिया गया है। उसके बाद आपसे कह रहा है इन वाटर शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 0.0054 डिग्री सेल्सियस, then its correct formula will be, इसका करेक्ट फार्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन, पहला ऑप्शन दिया गया है
Pt NH3 का whole 4 Cl4. Second option is given Pt NH3 का whole 4 Pt NH3 का whole 4 Cl2. Third option is given Pt NH3 का whole thrice Cl3 का whole Cl3 NH3. और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है आपको Pt NH3 होल 4. ये क्वेश्चन आपको दिया गया है. आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ. देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है. करेक्ट 10 to the power -3 मोलल ये दिया गया है. वाटर ये दिया गया है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी गई है 0.054 में. करेक्ट फार्मूला विल बी. करेक्ट फार्मूला कैसे निकालोगे? एन की वैल्यू निकालोगे. एन की वैल्यू जिससे मैच कर जाएगी वही आपका आंसर होगा. यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आयंस 5 हैं, 4 क्लोरीन है, एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पर अगर नंबर ऑफ आयंस की बात करें तो 2 क्लोरीन है, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, टोटल 3 आयंस है. यहाँ पे देखिएगा 1 अमोनिया है और एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है. यहाँ पर देखिएगा 3 क्लोरीन है, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, टोटल वैल्यू 4 है. तो जिससे वैल्यू ये मैच कर जाएगी वही आंसर होगा. हम लोग फार्मूला जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है आई इंटू के एफ इंटू एम. डेल्टा टी एफ ये दिया गया है 0.0054. आई की वैल्यू निकालनी है. आई की वैल्यू एन के बराबर मान सकते हो और ये एज्यूम कर सकते हो कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है. की एफ की वैल्यू होती है, हम लोग जानते हैं वाटर के लिए 1.86 होती है और यहाँ पे मोलरिटी दी गई है 10 to the power -3. ये देखिए 10 20 30. इसको जब कैंसिल आउट करोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 5.4. 1.8 इसको जब कट करोगे तो ये आ जाएगा 3. आई की वैल्यू आ रही है 3 के बराबर, जिसको हम 100% डिसोसिएशन मान रहे हैं. इसका मतलब आई की वैल्यू आ जाएगी एन के बराबर. तो एन की वैल्यू कितनी है? 3 के बराबर. इसका मतलब है जिस ऑप्शंस के अंदर आपको 3 मिल जाएगा वही आपका आंसर होगा. यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस मैंने बताया था 4 + 1 n इज इक्वल टू है 5. ये ऑप्शंस आपके नहीं होंगे. सेकंड ऑप्शन देखिएगा 2 + 1 n की वैल्यू 3 है. जैसे ही 3 मिला यही आपका आंसर हो गया. यहाँ पे 2 है, वहां पर 4 है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन. ये क्वेश्चन जेडबल मेंस का है. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन the freezing point of benzene is lowered by 0.54 degree Celsius and 0.2 gram CH3COH यानी एसिटिक एसिड is added to 20 gram benzene. Then calculate percent association
KF is equal to 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। आइए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखना है और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पे आपको दिया गया डेल्टा टी एफ 0.54 और यहाँ पे देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये देखिए परसेंट एसोसिएशन ये पूछा गया है। परसेंट एसोसिएशन पूछा गया है, फार्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस आई अपान 1 माइनस 1 अपान एन। ये फार्मूला तब मैंने बताया था जब परसेंट एसोसिएशन पूछा जाएगा और परसेंट जो होगा ये पूछा जाएगा। अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, आई की वैल्यू यहाँ पर अगर मिल जाए तो पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए मैं एक काम करता हूँ, डेल्टा टी एफ फार्मूला लगाता हूँ, आई इंटू की एफ इंटू एम की बात करोगे तो मोलरिटी ओपन करके लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। डेल्टा टी एफ की बात करिए तो डेल्टा टी एफ है 0.54, आई की वैल्यू निकालनी है, की एफ की वैल्यू होती है 1.6, लेकिन 1.6 होती है वाटर की, यहाँ पर आपको दी गई है कितनी 5.12, ये किसकी है डियर स्टूडेंट, बेंजीन की 5.12। हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करो तो वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर स्मॉल w ये दिया गया है 0.2%, 2 ग्राम सॉरी, वहाँ पर कैपिटल W ये दिया गया है 20 ग्राम, आपको यहाँ पर रख दीजिए 20 ग्राम। हाँ, सवाल उठा मॉलिकुलर वेट किसका रखोगे, तो मॉलिकुलर वेट रखोगे सॉल्यूट का, ये देखिए सॉल्यूट ये है तो यहाँ पे रख दीजिए 60 रखोगे या 120 रखोगे तो याद रखिएगा यहाँ पर 60 रखोगे क्योंकि एसिडिक एसिड है। उसके बाद इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.2 है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 से ये कैंसिल हो गया, आई की वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 इंटू 5.4, 6 इंटू 0.54 अपॉन 5.12, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 0.54 इंटू 6, 6 4 द 24, 6 5 द 30, 32, 6 0 3.24, क्या आ जाएगा 3.24 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 0.43%, ये आ जाएगा 0.43। आई की वैल्यू आ गई है 0.43, इसको 0.44 मान लो, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.44 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। एन की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिएगा बेंजीन के अंदर जो एसिडिक एसिड होता है ये डाइमराइज करता है। कैसे डाइमराइज करेगा, यहाँ पे देखिएगा दो मॉलिक्यूल जो होंगे एसिडिक एसिड के, ये डाइमराइज कर जाते हैं और ये बना लेते हैं CH3COH का होल ट्वाइस, ये डाइमराइज कर जाते हैं। तो यहाँ पे N की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन, आई की वैल्यू हो जाती है 1/2। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 0.56 अपॉन, ये 2 ऊपर चला जाएगा, एक मिनट ये कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो रही है, 0.58 आएगा लगभग, सुनिएगा देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन से गलत हो रही है, सिर्फ ये कैलकुलेशन में यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, और इस प्रॉब्लम को 6 into 0.54 and then it will be 6 for the 24, 24 32 3
3.24 3.24 अपॉन 5.12 ओह 0.6 0.58 0.58 को यहाँ पे रखिए 0.42 लगभग 84% आएगा 84% आएगा इसकी। ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 0.58 हो जाएगा 0.44 इंटू 2 0. ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन यही ना दो।